नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की चल रही होगी। जैसा कि हमने अभी शुरू किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने 2 क्लास ले लिया है। उसमें हमने देखा है, जो शुरू किया था हमने एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, कौन-कौन से यूरोपियंस का आगमन हुआ, किस क्रोनोलॉजिकल पीरियड में आगमन हुआ, वो हमने देखा। ईयर वाइज हमने भी डिस्कस किया। फिर अगर आगे देखें तो बैटल देखा, जितने भी बैटल्स जो मुगल के बीच में, या अगर देखें तो जैसे हैदराबाद स्टेट है या नवाब है, जैसे हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बैटल है। तो वो सब सारा युद्ध आपको याद रखना, वो बैटल्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस तरह से हमने चर्चा शुरू किया था, और हमने आगे देखा था गवर्नर जनरल्स के बारे में, कौन कौन से गवर्नर जनरल्स ने रूल किया था। हम लोग उसी टॉपिक पे थे, मेनली जो गवर्नर जनरल्स का हमारा जो टॉपिक था। तो अगर एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस की बात करें, सबसे पहला जो था, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें, तो एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले कौन सा यूरोपियंस इंडिया में आगमन हुआ, किसका आगमन हुआ? वो था आपका पोर्तुगीज का। अगर पोर्तुगीज की बात करें तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, वो डेट याद आपको रखना, 1498 में। फिर उसके बाद देखें तो डच आया। फिर डच के बाद इंग्लिश आया, इंग्लिश के बाद जिसे ब्रिटिश बोला जाता है। फिर अगर इंग्लिश के बाद की बात करें तो कौन था? वो था डेंस। और फिर डेंस की अगर बात करें, उसके बाद कौन आया था? फ्रेंच आया। तो सबसे लास्ट में फ्रांस आया था, जो फ्रेंच के जो जितने भी गवर्नर थे, उसमें डुप्लेक्स की हमने बात की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल था। उसके अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई ब्रिटिश के बीच में और डुप्लेक्स के बीच में। फिर अगर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमने गवर्नर जनरल्स की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जिनका क्या नाम था यहाँ पर? विलियम बेंटिंक। तो ये चीज़ आपको याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीजन अगर बात करें, तो ये जो पहले क्या होता था दोस्तों, कि एक रीजन वाइज, जैसे बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, इसे बॉम्बे बोला जाता है, ब्रिटिश के से बॉम्बे बोला जाता था, वो बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन था, जहाँ पर ब्रिटिश क्या, वहाँ पर क्या करते थे वो लोग, मतलब एक सेटअप फैक्ट्री अपना सेट किए हुए थे, वहाँ से पूरा ट्रेड का, मतलब जितना भी बोल सकते हैं कि हेडक्वार्टर था। तो अलग अलग जगह का एक गवर्नर था। फिर क्या हुआ, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। जो फर्स्ट गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। लेकिन अब वैरन हेस्टिंग की बात करते, ये क्या था? आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो ये दोनों भी चीज में कंफ्यूज आपको नहीं करना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान रखना है। फिर मैंने बात किया था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या देखा था कि जो ईयर है, जो डेट है, आपको वो डेट क्या करना है? याद रखना है। ईयर के साथ साथ डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 22 अक्टूबर 1764 की हम बात करें, तो ये डेट आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही पढ़ा था, जो कि मेनली बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था। फिर हमने यहाँ पर वैरन हेस्टिंग के बारे में देखा था, उसके अंदर कौन कौन सा काम हुआ, क्या डुअल गवर्नरशिप था, क्या मतलब डुअल जो गवर्नमेंट रूल था वो क्या था, वो भी हमने देखा। फिर यहाँ पर अगर देखें तो सब्सिडरी अलायंस तक की बात हमने की थी कल। सब्सिडी अलायंस को हमने समझा था, किस तरह से ब्रिटिश का जो स्ट्रेटजी था सब्सिडी अलायंस करने का, वो क्या करता था? किसी तरह से संधि करवाता था, लड़ाई में वो खुद कूद पड़ता था, उसमें इंटरफेयर करता था, फिर संधि करवाता था, और उससे कारण क्या होता था? वो टेरिटरी को क्या करता था? एनेक्स करता था। ये सारी जानकारी हमने कल देखा था। तो दोस्तों, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में। अगर आपको सही ऑप्शन टिक करना, आप जानते हैं कि अभी सारा एग्जाम से बिहार, जैसे आप जानते हैं असेंबली इलेक्शन है, तो इस बार बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स का आपको भर्ती आ रहा है। चाहे वो अगर देखे तो जो बम्पर बहाली अगर देखे, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस की बात करें, चाहे आप एनटीपीसी की बात करें, या मतलब एसएससी, जैसे अभी अभी बिहार एसएससी सीजीएल का भी आपको वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, चाहे बीपीएससी अगर पीटी देखे, जिसका डेट आपको मतलब 13 सितंबर कर दिया गया है। तो ये सारा जो एग्जाम्स है, पीटी एग्जाम्स में अगर सबका क्वेश्चन का पैटर्न देखे, तो आपको हिस्ट्री में क्या मिलेगा? एक सेम पैटर्न मिलेगा, थीम सेम रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपसे पूछा जाता है। तो वो अगर आपने यह सारा चीज किया, तो आपको सारा एग्जाम में क्या होगा? जीएस का एक पोर्शन, जो हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है? हिस्ट्री याद करने में दिक्कत होता है, वो हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं, तो उसी में उनका वो सिलेक्शन रह जाता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्लाइड है, आपको ये पूरा टेलीग्राम पर जो डिस्क्रिप्शन चैनल में दिया गया, वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये स्लाइड को आप बार बार रिवाइज करें, तो ही जाकर क्या होगा कि एग्जाम में आपका नंबर आएगा, आप एग्जाम में क्या हो सकते हैं? सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम को रखते हुए, एग्जाम को नज़र में रखते हुए यह स्लाइड पूरा तैयार किया गया था। तो चलिए डिस्कशन हम लोग आगे शुरू करते हैं। जो हमारा कल का जो डिस्कशन था उससे आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा स्लाइड को उस तरह से मैंने बनाया है कि एक ऑप्शंस के रूप में आपको यहाँ पर हर एक चीज बताया जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्म में पूछा जाता है या स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। तो अगर यहाँ बात करें हम लोग ऑप्शंस की, देन हैदराबाद, मैसूर, अवध, जिसको अवध आप बोल सकते हैं, अवध है, सिंधिया, इसने क्या किया था, कंक्लूडेड द सब्सिडरी अलायंस विद द लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें द करेक्ट कौन था जिसने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली। ये सब्सिडरी अलायंस जो दोस्तों शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने क्या देखा था, वो किसके द्वारा शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो ये अपने नाम के आगे जो लॉर्ड लगाते थे, बल्कि ये लॉर्ड थे नहीं, जितना जुर्म होता था एक्सप्लॉयटेशन वो सारा चीज ये लोग करते थे, लेकिन ये लॉर्ड लगाते थे। तो ये मतलब वहाँ का कल्चर था ब्रिटेन का, अपने आप को वो ग्रेट मानने के लिए, महान बनाने के लिए वो लॉर्ड लगाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये आपको याद रखना गवर्नर जनरल। फिर अगर देखें तो मेन एम ऑफ द, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या देखते हैं, जो सब्सिडी अलायंस साइन किया गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपसे पूछा इसकी सबसे पहले सब्सिडी अलायंस किस स्टेट ने या किस डायनेस्टी या किस मतलब एम्पायर ने साइन किया था। तो वो चीज ध्यान रखना, सबसे पहले कौन था यहाँ पर, हैदराबाद, फिर नेक्स्ट कौन था, मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। तो इस तरह से याद रखना। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज, तो मेन एम क्या था ब्रिटिश का, राजपूत स्टेट के साथ सब्सिडी अलायंस बनाना। वो एम था कि टू इस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश क्या करता था, एक अपना सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है, एक पूरी तरीके से दबदबा बनाना, मतलब पूरा कंट्रोल करना, जो भी आपको परमिशन लेना वो ब्रिटिश से ही लेना पड़ेगा, इस तरह का एक सॉवरेनिटी बनाना। जैसे आज हमारा जो कंट्री इंडिपेंडेंस क्या है, एक सॉवरन कंट्री है, अपना डिसीजन खुद लेती है, किसी भी फॉरेन पावर से, किसी भी बाहरी पावर से, या मतलब बोल सकते हैं दूसरे देश से वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो ये सॉवरेनिटी था। तो ब्रिटिश चाहता था कि एक सॉवरेनिटी बना के रखे वहां पर, वो भी ब्रिटिश के अंदर में क्या हो, कंट्रोल हो। फिर अगर देखें, द पर्सन हु नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंसेस ऑफ 1817-18 विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपूताना, वो कौन था, चार्ल्स मेटकाल्फ है। ये भी एक गवर्नर जनरल था, चार्ल्स मेटकाल्फ। इसने क्या किया था, प्रिंसली स्टेट जो राजपूत स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट्स था, राजाओं का वहां पर जो शासन होता था, उसको इसने क्या किया था, सब्सिडी अलायंस के लिए वहां पर सबऑर्डिनेट अलायंस उसने क्या किया था, यहाँ पर साइन करवाया था। At the time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, the Governor General who kept the British flag flying high in India, वो कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। इसे एक मतलब बोल सकते हैं एक शक्तिशाली, ये मजबूत गवर्नर जनरल माना जाता था, क्योंकि इसने क्या किया था, जिस समय नेपोलियन का बहुत बड़ा एक लॉ, आपने जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते हैं फ्रांस में जो नेपोलियन का जो पूरा शासन था, जो पूरा मतलब उसका जो पावर था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए नेपोलियन के तरफ से आप जानते हैं कि फ्रांस से भी ब्रिटिश का बनता नहीं था, फ्रांस और ब्रिटिश में हरदम राइवल रहता था, एक राइवल कंपनीज था दोनों, क्योंकि दोनों का चीज़ें सेम था कि दोनों खुद आया था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, वो चाहता था हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्ट बेचे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करे, वो चाहता था हम करें। तो इसी कारण क्या होता था, दोनों के बीच में बनता नहीं था, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी दोनों के बीच में क्या था, लड़ाई था। तो जो उस समय जो नेपोलियन से बचाया था इंडिया में, वो किस किस गवर्नर ने बचाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ, जो वेलोर का रिवोल्ट हुआ था, आप जानते हैं वेलोर जो चेन्नई रीजन में मेनली, आपको उस रीजन में जो वेलोर हुआ, वेलोर में जो बैटल हुआ था, क्या नाम है, रिवोल्ट ऑफ वेलोर। ये अकर किसके अंदर में हुआ था, गवर्नर का नाम याद रखना, सर जॉर्ज बार्लो। तो ये पूरा जो स्लाइड है ये गवर्नर का, ये जनरल से ही रिलेटेड है, तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सर जॉर्ज बार्लो। फिर अगर देखें, एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो हर एक वार्ड के में क्या होता था, गवर्नर जनरल का एक मुख्य भूमिका होती थी, मतलब एक बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल उस वार्ड को क्या करता था, इनिशिएट करवाता था, और ट्रीटी भी गवर्नर जनरल द्वारा ही साइन किया जाता था। तो इसलिए गवर्नर जनरल हर एक वार्ड में, आपको याद रखना कौन से वार्ड में किस गवर्नर जनरल ने उपस्थित है, किस जनरल उस समय उसका रेजिम था, उसका रूल था। तो एंग्लो नेपोलियन जो वार हुआ था, नेपाल वार, वो हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये याद रखना, वेरन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गवर्नर जनरल वाले इस स्लाइड में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, द ट्रीटी ऑफ सगौली, जो ट्रीटी जो एंग्लो नेपाल वार हुआ था, जो हमने भी देखा, इसमें ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुआ था दोस्तों। तो ये ट्रीटी ऑफ सगौली कब साइन हुआ था, ये आपको यहाँ पर क्या रखना है याद, ये यहाँ पर आपको डेट याद रखना। जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1815 में। कौन सा डेट में हुआ था ये, 1815 में हुआ था।
समझ रहे ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये हुआ था 1815 में। फिर अगर देखें जो करेक्टली मैच्ड पेयर्स है, यहाँ पर कुछ कुछ पेयर्स है जिसके समय हमने अभी पहले देखा ना कौन से गवर्नर जनरल था। अब ये देखना कौन से वार में कौन सा गवर्नर जनरल का रोल था। जैसे बैटल ऑफ बक्सर में देखते हैं हेक्टर मुनरो 1764 में। कौन था 1764 में? आप जानते हैं गवर्नर जनरल का जो रूल्स आया था वो मेनली जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उससे पहले आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। वहाँ से मेनली गवर्नर जनरल्स का जो पूरा कार्यकाल था, जो पूरा रूलिंग था, वो शुरू हुआ था। इसलिए बैटल ऑफ बक्सर में देखे हेक्टर मुनरो ने क्या किया था, पूरी तरीके से बैटल को अपने हाथ में रखा था। तो हेक्टर मुनरो याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें लॉर्ड हेस्टिंग, वो क्या था, एंग्लो नेपाल वार जिसमें ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुआ था 1815 में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में गवर्नर जनरल था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, ये थर्ड एंग्लो मैसूर में क्या था, गवर्नर जनरल था। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात करें, इज रिलेटेड टू लॉर्ड हेस्टिंग, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग था, कौन था, गवर्नर जनरल था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बहुत सारे गवर्नर जनरल नहीं है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे बराबर पूछा जाता है, और ये बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब एक ही एग्जाम में या कोई बीपीएससी का, सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर जीके और जीएस का पोर्शन आपको दिया गया है सिलेबस में। फिर अगर नेक्स्ट देखें सर थॉमस मुनरो, तो ये सर थॉमस मुनरो है, वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स 1820 टू 1827। तो ये कहाँ का, मद्रास का गवर्नर था ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1820 टू 1827। ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड मेल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बताया जाता है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण क्या हुआ था, किस गवर्नर जनरल ने क्या किया था, मैसूर स्टेट को अपने अंदर में रख लिया। मेल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि मतलब जो ब्रिटिश ने किसी तरह का ट्रीटी साइन किया, संधि साइन किया है किसी भी स्टेट के साथ, तो उसमें क्या होता था, किसी तरीके से कोई रूल को फॉलो नहीं कर। अब आप जानते हैं कि रूल को फॉलो करना उतना राजा के लिए नहीं होता था कि वो सारे रूल को फॉलो करे, तो कुछ किसी तरीके से ब्रिटिश क्या करता था, ऐसा तरह का कानून बनाता था कि उसे राजा फॉलो नहीं कर पाता था। वहाँ का जो स्टेट का एम्पायर होता था, रूलर होता था, उसमें क्या ब्रिटिश फिर करता था, उस तरीके से कुछ ऐसा रूल बनाता था, उसमें वो फंसा देता था और बोलता था तुमने इस रूल को नहीं माना, तुमने मेल एडमिनिस्ट्रेशन किया, हमें ये चीज़ नहीं बताया, मेरे परमिशन के बावजूद तुमने कुछ ये काम किया। तो उस तरीके से मेल एडमिनिस्ट्रेशन कारण क्या होता, मैसूर स्टेट को इसने क्या किया था, हथिया लिया था, अपने अंदर में कर लिया था। वो क्या नाम है उसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमने बात किया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वही इस समय क्या था, गवर्नर जनरल था। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तो हमने भी देखा थर्ड एंग्लो मैसूर वार वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, द सप्रेशन ऑफ ठगी वाज एसोसिएटेड विद कैप्टन स्लीमैन। तो ठगी का जो सप्रेशन था, जिससे ठगी मीन्स क्या होता है, जो ठग्स होते हैं, जो डाकू होते हैं, डकैत होते हैं, उसको ठगी मेनली बोला जाता है। उस समय जो एसोसिएटेड थे उससे कौन, कैप्टन स्लीमैन। फिर सती सिस्टम जो एबोलिस्ट किया गया था, ये आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सती सिस्टम। तो आप जानते हैं कि सती सिस्टम में सबसे मेन जो हमारे समाज सुधारक थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे, उनका नाम क्या था, राजा राम मोहन रॉय। हमने बात किया था जो राजा राम मोहन राय, उनका जो एक्चुअल नेम था राम मोहन रॉय था, उनको राजा टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, अकबर टू के द्वारा दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो वो जो टाइटल दिया गया था किसके द्वारा, अकबर टू के द्वारा गया था। और जो आप जानते हैं कि जो उस समय सती सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, उन्होंने सती क्या किया, सती सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा, राजा राम मोहन राय ने। तो उन्होंने मतलब ब्रिटिश के साथ एक मतलब ब्रिटिश को बताया कि आप एक कानून बनाए, क्योंकि क्या होता था दोस्तों, उस समय जो ब्रिटिश का पूरा रूल था, ब्रिटिश का पूरा दबदबा था, तो लोग थोड़ा डरते थे, क्योंकि उनके पास सेना, ब्रिटिश के पास सेना था, सारा चीज़ था, इक्विपमेंट्स था, तो लोग डरते थे, उसका कानून को मानना पड़ता, नहीं मानिएगा तो फिर आपको क्या होगा, जेल होगा या किसी तरह का पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए जो सोशल रिफॉर्म से राजा राम मोहन ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा तरह का रूल बनवा देते हैं कि जिससे कि लोगों में कम से कम एक डर हो कि वो जाके इस तरह के सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं करे। जो सती प्रथा था, आप जानते हैं सती प्रथा में क्या होता है कि जो पति का जब अगर देहांत हो जाता है किसी कारणवश, तो जो पत्नी होती है, जो वाइफ होती है, उसको भी उसी चिता पर क्या किया था, लिटा लिटा दिया जाता और साथ में जला दिया जाता। तो ये एक था, एक बहुत मतलब क्रूर बोल सकते हैं, समाज का जो इविल था, सोशल प्रैक्टिस था, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता उस समय इंडिया में, और ये बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस किया जाता था। तो इस सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। किसके द्वारा एबोलिश किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जानते हैं आज भी के समय ये कानून है, सती सिस्टम का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है या किसी तरह का आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, एक तरह से क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट है यह सती सिस्टम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा यह क्या किया गया था, बंद करवाया गया था, एबोलिश करवाया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
और इसको इनिशिएट करवाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो सती सिस्टम को एबोलिश करवाने में मदद की ब्रिटिश की। फिर अगर नेक्स्ट देखें, सोशल रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक, तो हमने अभी देखा एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। क्या देखा हमने? एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये जो गुलामी का जो एक सिस्टम था, आप जानते हैं स्लेवरी सिस्टम मुगल डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा चलता था। जितने मुगल थे वो स्लेव टाइप के, मतलब स्लेव वो ज़्यादा रखते थे, गुलाम रखते थे। जहीं भी वो आक्रमण करते थे तो वहाँ के लोगों को वो क्या करते थे? गुलाम बना लेते थे। तो ये गुलामी का जो सिस्टम था ये क्या किया गया? यहाँ पर ख़त्म किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। तो लोग क्या जानते हैं? विलियम बेंटिक एक ही बात जानते हैं कि हाँ विलियम बेंटिक, ये कब हुआ था? 1829 के समय में हुआ था दोस्तों, वो डेट भी याद रखना। बाकी अगर ये चीज़ देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि विलियम बेंटिक ने सिर्फ क्या किया। उसने लोगों को, सिर्फ स्टूडेंट को क्या पता होता है कि विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को क्या किया? अबोलिश किया। लेकिन ये बात नहीं है दोस्तों, उसने और सारा सिस्टम को क्या किया? अबोलिश किया। अगर हम लोग बात करें तो स्लेवरी को उसने एबोलिश किया, खत्म करवाया। फिर उसने क्या किया? जो थग्स थे, जो मतलब जो चोर डकैत जिनको बोला जाता है, डकैती आप जानते हो उस समय ज़्यादा होता था, तो वो उसने डकैत को भी क्या किया? सप्रेस किया, उसके आक्रमण को क्या किया? उसने खत्म किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, विलियम बेंटिक द्वारा करवाया गया था। तो ये कब करवाया गया? तो हमने डेट अभी चर्चा किया 1829 में। डेट आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा लेजिस्लेशन, किसके द्वारा यह नियम कानून बनाया गया था? एक लेजिस्लेशन बनाया गया था, वो विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया था। हिल असेंबली प्लान, ये हिल असेंबली प्लान क्या है दोस्तों? वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। ये आदिवासी के लिए एक हिल, मतलब क्या हो? हिल असेंबली प्लान क्या हो गया? मतलब कि जो हिली एरिया में रह रहे हैं, जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक प्लान बनाया गया, उनके लिए एक पॉलिसी बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो ये पॉलिसी किसके द्वारा बनाया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। ये जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नर जनरल है, क्या नाम है इसका? क्लीवलैंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम द बंगाल वाज बैंडेड बाय, एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंडेड बाय क्या नाम, क्या है दोस्तों? एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन ईयर 17। तो हमने देखा कि विलियम बेंटिक ने इस चीज को यहाँ पर खत्म भी करवाया था। अवध वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज ए मेल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह हमने देखा कि मैसूर को भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब उसके वजह से उसको क्या किया गया था? एनेक्स किया गया था, उसको अपने अंदर में कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश द्वारा, अंग्रेज द्वारा। उसी तरह से क्या किया गया यहाँ पर? जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन में अवध को भी क्या किया गया था? अपने अंदर एमलगेट, एमलगेट मीन्स क्या होता है? शामिल कर लेना। तो इसने शामिल कर लिया। किसने यहाँ पर शामिल किया? वो चीज याद रखना दोस्तों। तो ये अवध वाज एमलगेटेड तो ब्रिटिश डोमिनियन 1856 में एमलगेट किया गया था। कब किया गया था? 1856 में, 1856 में किया गया था। और यह जो ब्रिटिश एम्पायर द्वारा किया गया था मेल एडमिनिस्ट्रेशन के शिकायत पर, मतलब कि वो अच्छे तरीके से क्या कर रहा है? एडमिनिस्टर नहीं करना अच्छे तरीके से, वो स्टेट को चला नहीं पा रहा है। फिर नेक्स्ट हमें देखना सब्सिडी लाइन्स हमने देख लिया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने कल बात किया था कि अगर आपका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, किसी भी रूलर का, किसी भी मतलब राजा का अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो क्या कर सकता? आगे जाके वंश अगर नहीं है उसका, अपना अपना खून नहीं है, या आप बोल सकते बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? आगे उस राज को वो संभाल नहीं सकता, उसे रूल नहीं कर। जानते एक सक्सेसर सिस्टम चलता था, उसका बेटा राज करेगा, फिर उसका बेटा राज करेगा। तो इस तरीके से वो ब्रिटिश ने खत्म करवा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसी को बोला जाता है दोस्तों। ये किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था मेनली। तो ये आपको याद रखना दोस्तों। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर बात करें तो डलहौजी ने क्या किया था? इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था कि मतलब कि बहुत सारे स्टेट का ऐसा सिस्टम था कि वो उसका अपना जो वंश होता है, जो अपना मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड था, वो नहीं था बहुत सारे मतलब स्टेट के पास। तो इसमें जो सबसे पहले एनेक्स कराया गया वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना दोस्तों। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सतारा जो स्टेट था उसको एनेक्स किया, फिर भगत को किया, फिर उदयपुर को किया, फिर झांसी को किया। जहाँ से हमारी जो सबसे महान अगर देखे झांसी की रानी, जिसे मतलब बोला जाता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहीं से झांसी से ही, इसी के कारण क्या हुआ? वो मतलब कि इस लड़ाई में कूदी झांसी वाली रानी। और वो जो जो लक्ष्मीबाई थी वो मतलब कि झांसी से आई थी, और जानते हैं एक बच्चे को वो मतलब कि बांध के उस लड़ाई में मतलब कि कूदी, और उसने मतलब पूरे अच्छे से उस लड़ाई को लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा। तो ब्रिटिश ने ये चीज कहा भी था कि मतलब जो पूरे लड़ाई के दौरान 1857 का जो पूरा क्रांति था, उसमें जो सबसे जो मर्दानगी की तरह रली थी, सबसे जो उसमें पूरा मैन के, ब्रिटिश ने ऐसा बात भी बोला हिस्ट्री में कि मतलब उसमें थी वो रानी लक्ष्मीबाई को ही बताया गया, जो सबसे उसमें मर्दानगी की तरह लड़ी थी वो झांसी बाई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज अंडर द डलहौजी डॉक्ट्रिन, तो हमने बात किया सतारा। ये किसके द्वारा सिस्टम, ये चीज भी ध्यान रखना है, किसके द्वारा सिस्टम ये शुरू किया गया था? डलहौजी द्वारा। सतारा पहला स्टेट था।
फिर देखिए जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रामसे, तो गवर्नर जनरल था इंडिया का। वो चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं डलहौजी का फोटो भी है। तो इसने बहुत सारा यहाँ पर चेंजेस किया था। तो फिर हम अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर, तो अगर मैच्ड पेयर्स के हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये लग रहा है इस साइड से जो है ना विजिबल नहीं हो रहा। द करेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ 1849, अगर मैच्ड पेयर्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो मर्जर ऑफ पंजाब, तो इसमें यहाँ पर आपको दिया जो ऑर्डर है, यहाँ पर जो मैच्ड पेयर्स आपको दिया गया, तो इस पेयर्स को आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें क्या है कि इस तरह से एग्जाम पूछा जाता है किस स्टेट को कब ब्रिटिश द्वारा क्या किया, मर्ज किया गया अपने में। जो अपना उसका टेरिटरी था, ब्रिटिश इंपायर की जो बात करते हैं, ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें मर्ज किया गया। तो पंजाब का जो मर्जर हुआ 1849 में, सतारा का मर्जर हुआ 1848 में। हम जानते हैं सतारा को किस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मदद से उसने क्या किया था, मर्ज किया था। फिर अवध को मेल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से मर्ज किया 1856 में। फिर 1855 में देख सकते हैं करौली को मर्ज किया गया। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर अगर देखिए संबलपुर को जो एनेक्स किया ब्रिटिश के द्वारा 1849 में, सतारा को 1848 में हमने अभी देखा, अवध को 1856 में, झांसी को 1854 में। तो ये सारा स्टेट के जो लीडर थे उसने पार्टिसिपेट भी किया था 1857 की लड़ाई में। तो ये उनका मुख्य कारण था 1857 की लड़ाई में लड़ने को, ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकालना है। द गवर्नर जनरल हु फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमने बात किया अभी, ये डलहौजी द्वारा किया गया था। तो इस इन्फॉर्मेशन आपको कभी कभी क्या होता है रिपीटेड दिखने यहाँ दिखेगा। ये आपको याद करने के लिए मैंने इस तरह से स्लाइड को यहाँ पर बनाया है कि कम से कम आपको ये चीज़ यहाँ पर याद हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो गवर्नर जनरल हु फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लव, डलहौजी था, वो हमने बात किया। द रूलर ऑफ दिस स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस जो मिस मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, मतलब सही ढंग से वो क्या कर रहा है, राज नहीं कर पा रहा, सही ढंग से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा, राज जो जितना भी राजकाज का जो काम है वो नहीं चला पा रहा, उसके मतलब कि प्रिटेक्स्ट में या उसके मतलब रीजन के वजह से अवध को क्या किया था ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था, अनेक्स कर लिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर जो अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमने अभी देख ही लिया कि एनेक्स किया गया था सतारा को, संभलपुर को, झांसी को, ये चीज़ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। तो फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी ऑफ पॉलिसी कौन था, ये सबसे पहले अगर देखें तो कौन था, सतारा था, जिसे 1848 में क्या किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट स्टेट लास्ट स्टेट, तो याद रखना फर्स्ट स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो कौन था, सतारा 1848 में। फिर अगर देखें द कंकेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा जो सिंध को, जो पाकिस्तान रीजन है मेनली, उसको जो कंकेस्ट किया गया, उसको कब्जा किया ब्रिटिश के अंदर, वो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड एलन बोरोग। ये आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल का नाम है। तो सारे गवर्नर जनरल का आपका नाम इसमें मिल जाएगा, कौन सा गवर्नर जनरल ने क्या काम किया है, किसके समय किया था, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्या होगा, अवेलेबल है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, सिंध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1843, तो ये सिंध का आपको याद रखना है 1843 में एनेक्स किया गया था, हमने भी देख लिया। सिंध वाज कंकर्ड एनेक्स्ड बाय नेपियर, नेपियर द्वारा क्या किया गया था, कंकर्ड किया गया था। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश इन 1850, तो प्रिंसली स्टेट जो भगत था उससे 1850 80 में क्या किया गया, एनेक्स किया गया। फिर अगर देखें यहाँ पर द ऑफिसर हु वाज द ब्रिटिश रेसिडेंस इन द अवध एट द टाइम ऑफ इट एनेक्सेशन इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन, वो कौन था, जेम्स ऑटरैम। इस समय को वो ऑफिसर था जो ब्रिटिश के कोर्ट में प्रेजेंट था, ब्रिटिश के कोर्ट में नहीं, मतलब अवध के जो कोर्ट में था वो ब्रिटिश रेसिडेंस भी बनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं जो सब्सिडी अलायंस हो गया या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें एक कोर्ट में क्या बनाया जाता, ब्रिटिश का ऑफिसर को प्रेजेंट रहना होता था। तो ये कौन था, जेम्स ऑटरैम। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था मेनली बीपीएससी में और सारे एग्जाम्स में। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट जो रेलवे, आज आप रेलवे का देखते हैं विस्तार इतना, तो रेलवे का विस्तार मेनली और रेलवे का जो पूरा डेवलपमेंट था, पूरा जो शुरू किया गया वो ब्रिटिश द्वारा शुरू किया। तो हमारे देश में एक जग तक ब्रिटिश का देन यह भी है कि रेलवे जो सिस्टम आप देखते हैं, जो आज पूरा रेल का जो सिस्टम देखते हैं, अभी जानते हैं कुछ उसमें रिफॉर्म भी किया गया। रेल वन की तरफ से एक ऐप भी रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया। उस ऐप के थ्रू बताया जा रहा कुछ वेटिंग लिस्ट में इस तरह का कुछ चेंजेस आपको किया गया। तो वो जो रेलवे का आप पूरा जो देखते हैं इंडिया में, अगर देखें भारत का जो रेल सिस्टम है, जो मतलब यहाँ का जो रेलवे सिस्टम है, बताया जाता है कि वो पूरे, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे दुनिया की बात करें, तो एक बहुत लार्जेस्ट माना जाता है। चाइना के बाद अगर देख ले तो मेनली भारत का ही है। तो रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रो है और बहुत ज़्यादा काम भी करता है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या किया गया था, शुरू करवाया गया था। समझ रहे हैं, तो लॉर्ड डलहौजी, ये चीज़ आपको याद रखना है।
और अगर देखें तो रेलवे लाइन जो फर्स्ट सेटअप किया गया था वो कहाँ से कहाँ सेटअप किया गया था और कौन से ईयर को सेटअप किया था, कौन से डेट को सेटअप किया गया था, तो वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो डेट आपको क्या याद रखना, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया इन 1853, 1853 में खोला गया था, मतलब शुरू किया गया था। और जो कंपनी विच स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया वो कौन था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, पेनिनसुला रेलवे। तो इसने क्या किया था, स्टार्ट किया था पेनिनसुलर मेनली रीजन में ही अगर देखेंगे तो। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन, डफरिन के समय में ज़्यादा ब्रिटिश का क्या होता है एक्सटेंशन हुआ था। फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो आज आप पीडब्ल्यूडी का जो वर्क डिपार्टमेंट देखते हैं, जो कि मेनली स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी जॉब भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलती है। तो इस डिपार्टमेंट जो सारा जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो ये सारा चीज़ आपको देखा जाता है स्टेट में, सेंटर में। तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो था ये 1845 में स्टार्ट किया गया था। इन 1845 किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी देखिए रेलवे लाइन शुरू किया गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट शुरू किया गया, और अगर देखें तो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी देखा था, ये भी शुरू किया गया। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इतना बात आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। ये जितना तथ्य आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको पढ़ना होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो ये है ना, ये हिस्ट्री है। करंट अफेयर्स में जानते हैं इन्फॉर्मेशन चेंज होता है, रोज का रोज नया इन्फॉर्मेशन ऐड होता है, लेकिन हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं। जो इन्फॉर्मेशन आपको 50 साल पहले लिखा गया, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, वही इन्फॉर्मेशन आपको उतना ही दिन से पढ़ा जा रहा, और वही इसी को सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, यही इसका मेन आपको क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है एग्जाम निकालने का। कि रिवीजन जितना जितना कीजिए, प्रैक्टिस जितना से जितना कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो रिवीजन आपका एक की है जो कि आपका एग्जाम को क्लियर करवाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। विडो डी मैरिज एक्ट, जो हमने अब ये सती देखा, जो कि मतलब शुरू किया गया था आपको किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। उसी तरह से सती जो ये विडो डी मैरिज एक्ट किया गया था, जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम लोग सोशल रिफॉर्मर के बारे में ही पढ़ेंगे, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने क्या सिस्टम शुरू किया था, क्या रिफॉर्म लेके आए थे। उन्होंने जो जो मतलब वृत्तियाँ थी, जो मतलब सोशल इविल्स है, जो समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं, वो सारी कुरीतियों को उसने किस तरह से ख़त्म किया, वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो विडो डी मैरिज एक्ट था, जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है इस चीज़ को हटाने में। उसने सबसे पहले इस चीज़ पर बात किया, विडो डी मैरिज पर, कि मतलब जो महिला किसी तरह से विधवा हो जाए। आप जानते हैं कि बाल विवाह का सिस्टम बहुत ज़्यादा चला करता था इंडिया में। चाइल्ड मैरिज सिस्टम की बात करें तो चाइल्ड मैरिज के कारण क्या होता था कि जो जो मतलब पुरुष होता था, जो मेल होता था, वो एजेड होता था, और फीमेल वो एजेड नहीं होती थी। वो मतलब जानते हैं कि बाल विवाह में क्या होता था कि जो फीमेल होती थी, जो फीमेल चाइल्ड होती, गर्ल चाइल्ड होती, वो छोटी होती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि मतलब जो अगर पुरुष पहले मर गया, मेल अगर पहले मर गया, तो फिर विडो की तरह उसको बिहेव किया जाता था, विडो की तरह रखा जाता था, विधवा की तरह, और किसी तरह का उसे मतलब सोशल जो मतलब ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उसे आने नहीं दिया जाता था, कहीं किसी तरह का पढ़ाई नहीं करने दिया जाता, कुछ काम नहीं करने दिया जाता था। एक बंद दीवार के, चार दीवार के अंदर बंद उसको रखा दिया जाता था। अगर देखे तो पूरा बाल को भी सेव कर दिया जाता, व्हाइट साड़ी पहना के। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे जो आपने अगर कोई सीरियल्स देखा होगा, तो इस तरह का चीज़ आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो विडो डी मैरिज था दोस्तों, ये ईश्वर जो आप आज देख रहे हैं आज के समय में यहाँ पर जो अलाउ किया जाता है कि विडो भी आप शादी कर सकती है, या मतलब कि वो भी घर से बाहर निकल के काम कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है। ये समझ रहे हैं आज जो आप ये देख रहे हैं, ये देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, जिन्होंने मतलब क्या क्या उस समय लड़ाई लड़ा था, पूरे समाज के खिलाफ थे हुए, इस मैरिज को क्या किया जाए, विडो डी मैरिज को आगे बढ़ाया जाए। तो वे इसने फिर क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिश के साथ गए, ब्रिटिश को कहा कि आप लॉ बनाइए इस पर, किस तरह से जो कुरीतियाँ है, जो समाज का जो कुरीतियाँ, जो सोशल लिविल्स है, उसको खत्म किया जाए। तो ये किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो आज बहुत सारे जो समाज में हम जो सुधार देखते हैं, वो सब आप देख सकते हैं, वो सब सारे देन है हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्म में थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने वो काम किया है, जिसके कारण आज हम इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि खुला विचार का जो समाज है वो देखते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देख, क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद प्रयागराज ऑन नवंबर 1 1850। आप जानते हैं कि 1857 का जो लड़ाई हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि जो 1857 का जो लड़ाई हुआ था, उसमें एक चीज़ यह देखा गया था कि उसके बाद जो किंग विक्टोरिया का एक मेमोरेंडम आया था, जिसे आप बोल सकते हैं मैनिफेस्टो ही बोला जाता है, वो आया था इलाहाबाद प्रयागराज में, वहाँ पर रीड किया गया था, उसे पढ़ा गया था, जिसे अभी इलाहाबाद को प्रयागराज ही बोला जाता है।
वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ाया गया था। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी माना जाता है, जो वाइसराय से माना जाता है। आप जानते हैं 1857 के बाद जो गवर्नर जब से वाइसराय के नाम से जाना जाता, तो लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसराय माना जाता उस समय। जो मतलब मेनली अगर देखें तो लॉर्ड कैनिंग अगर देखें तो वो जो 1857 का लड़ाई था उस समय का गवर्नर जनरल भी था। अब फर्स्ट वाइसराय बना 1858 में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, हमने बात किया। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था वो रीड किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858। तो ये चीज़ डेट आपको याद रखना। और कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद, जिसे आज के समय प्रयागराज बोला जाता है। इसका नाम जो नामकरण जो चेंज हुआ वो क्या बोला जाता है? उसे प्रयागराज बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अगर नेक्स्ट देखें, द राइट टू अडॉप्ट द एंड हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज री एस्टेब्लिश बाय क्वीन अनाउंसमेंट। हमने अभी देखा था ना कि जो 1857 का एक जो मुख्य कारण था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन एक मुख्य कारण जो था, मुख्य जो मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स था, वो क्या था दोस्तों? कि मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हमने बात किया ना कि आपका अपना अगर संतान नहीं है, अपना अगर आपका खून नहीं है, अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट रूलर आप नहीं रख सकते, मतलब वो वहीं तक खत्म हो जाएगा। वो जो पूरा आपका कार्यकाल है वहीं तक खत्म हो जाएगा। अब नया राजा फिर नहीं, उसका बेटा राजा नहीं बन सकता है। अगर आपने अडॉप्ट किया है, किसी से संतान लिया है, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ क्या किया गया था? इसके यह मुख्य कारण था, जिसमें आप जानते हैं जो हमारी महारानी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने लड़ाई भी लड़ा था 1857 की, अगर क्रांति की बात करें तो ये भी एक कारण था जिसके कारण वो लड़ाई में आपको शामिल हुई थी। तो ये जो मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया, जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्योंकि उसी के उपदेश पर पूरा चलता था कि मतलब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसने इस चीज़ को खत्म करा दिया। अब बोला गया कि इस तरह का ब्रिटिश अब कोई तरह का नियम कानून नहीं लाएगी। आप किसी तरह से स्टेट को रूल कर सकते हैं, चाहे आपका अडॉप्टेड सन हो, चाहे मतलब आप कहीं से मतलब अडॉप्ट किए हो, या आपका अपना चाइल्ड हो, इस तरह का नियम ब्रिटिश नहीं लेकर आएगी। तो बहुत सारा उस समय रिफॉर्म हुआ था कि ब्रिटिश आप कब्जा नहीं करें। 1858 के आप देखेंगे तो ब्रिटिश ने कब्जा करना टेरिटरी पर छोड़ दिया। जो ब्रिटिश का एक अपना एम्पायर था, उसी एम्पायर को जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बोलते हैं, ब्रिटिश इंडियन, उसी पर वो क्या करती थी? राज करती थी। उसी से जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो आपको खर्च करती थी। बाकी जितने भी राजा थे उसको एक रिवेन्यू का आपको देना पड़ता था ब्रिटिश को। लेकिन ये जो एनेक्सेशन था, ये कंट्रोल था, इसी कारण 1857 का लड़ाई हुआ था। वो लड़ाई खत्म करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज था, उसको ब्रिटिश ने क्या किया? खत्म किया। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्वीन अनाउंसमेंट हुआ था 1800, उसके बाद ये चीज खत्म हो गया। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। फिर बताया गया कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया, यहाँ की जो रानी है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को आप इंग्लैंड की रानी बोल सकते हैं, लेकिन अब इंडिया का पूरी तरीके से क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, अब हो गया आपको किसका कंट्रोल? ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया। तो महारानी का कंट्रोल हो गया। तो वो पूरा मतलब जो महारानी थी पहले ब्रिटेन की थी, अब क्या होगी? महारानी पूरे इंडिया की हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड, क्या है? क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877 AD में अपॉइंट हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। द गवर्नर जनरल हु हैड अबॉलिश स्लेवरी, अगर बात करें स्लेवरी को जो एबॉलिश किया था, कौन गवर्नर जनरल द्वारा? लॉर्ड एलन बोरोक द्वारा। ये चीज ध्यान रखना है। फिर अगर देखिए हम लोग नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर दिया गया, जो पेयर्स में आपको यहाँ पर मैच करना है। तो अगर सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, हम लोग आगे बात करेंगे जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो मेनली शुरू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ये मेनली जो किया गया था 1793 के ईयर में किया गया था। फिर अगर लॉर्ड वेलेस्ली हमने बात किया, सब्सिडरी अलायंस किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया गया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 के जो रिवोल्ट था उसमें ये कौन था? ये गवर्नर जनरल था। तो ये ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किया गया था। अब थोड़ा सा ब्रीफ में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को हम समझते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। तो अगर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, जैसे आप जमींदारी सिस्टम की बात करेंगे तो परमानेंट सिस्टम यह सिस्टम है कि जैसे जमींदार को क्या किया था? एक राइट दिया जाता था कि मतलब कि जो जितने भी खेत होते थे, जो एग्रीकल्चर लैंड होता था, जो कृषि का जितना भूमि होता था, उसको क्या करना है? मतलब दे दिया जाता था किस पर? लीज पर। जैसे कोई भी जमीन को दिया जाता है ना, उस तरह से कि हाँ इतना इसमें फसल उगेगा तो इतना प्रोडक्शन हमको देना है और इतना तुमको खुद रखना। अब तुम किससे करवा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये जमींदारी को दिया जाता था, और जमीन जैसे आपका भी है फिर भी वो जमींदार को दिया जाता था। तो ये परमानेंट सिस्टम था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही बोल सकते हैं क्रूर सिस्टम था, बहुत ही मतलब एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। उसी के बाद क्या हुआ? फैमिन हुआ, जो भूखमरी की बात करेंगे हम लोग आगे। उसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई, क्योंकि फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। क्योंकि कुछ इस किसान के पास नहीं रहता था, जो भी जाता था वो किसके? अंग्रेज के पास जाता था, नहीं तो क्या जाता था? वो जमींदार के पास जाता था।
तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो हमने भी देखा था जो रेगुलेशन, जो मतलब सती का जो रेगुलेशन था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, कब? 1829 में। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा यहाँ सती का रेगुलेशन किया था, सती प्रथा जो था, आपको ये चीज आपको ध्यान रखना। 17th नहीं है, सती रेगुलेशन है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड हस्टिंग थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वार्ड में क्या था? गवर्नर जनरल था 1870 1818 में। फिर अगर यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली हमने देखा था सेकंड एंग्लो मराठा में क्या था? गवर्नर जनरल था, जो कि 1833 से 1805 तक यह चला था। फिर अगर यहाँ पर देख ले, पेशवाशिप जो एबोलिस्ट किया गया था, हम जानते हैं कि जो मराठा इंपायर में क्या था, एक पेशवाशिप का कंसेप्ट आया था, जिसमें कि जो पेशवा थे, जो जिसको पीएम बोला जाता, वो पूरा कार्यकाल को संभालते थे। पूरा मतलब जो देखरेख होता था, मेन जो पावर था वो पेशवा के पास होता, जिसमें बाजीराव सेकंड की बात किए, बाला बाजीराव किए, तो वो तरह का आप देख सकते हैं। तो वो पेशवाशिप जो एबोलिस्ट किया गया था, खत्म किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन कब किया गया था? 1818 में किया गया था, जब मतलब मराठा वार, जितना भी एंग्लो मराठा वार जो सब खत्म हो गया, उसके साथ उसके बाद क्या था? ये पेशवाशिप का जो कल्चर था, जो पेशवाशिप का जो चल रहा था, जो मतलब ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस चल रहा था, वो क्या हुआ? खत्म हो गया। ये चीजें। फिर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? यहाँ पे एनेक्सेशन किया अवध का। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था ना, उस समय लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जनरल। फिर अगर देखें लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने अभी देखा चार्टर्ड एक्ट 1833, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 आया था, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? उस समय का वहां का गवर्नर जनरल था। फिर अगर नेक्स्ट देखें, द सेकेंड एंग्लो अफगान वार वाज फाउट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो ये हम लोग क्योंकि गवर्नर जनरल की बात करें तो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल उस समय रूल किया करते थे। फिर अगर यहाँ पर देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस समय चार्टर्ड एक्ट 1833 जो पास हुआ था, उस समय ये गवर्नर जनरल यहाँ पर था। फिर अगर सेकेंड एंग्लो अफगान वार की बात करें, ये किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के समय फाइट किया गया था, लड़ा गया था। फिर अगर देखें जो वायसराय था, जिसने एग्रेसिव पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ अपनाया, अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए बहुत एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ, बहुत मतलब क्रूर तरीके से चाह के अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये लॉर्ड लिटन ही द्वारा क्या किया गया था? किया गया था। तो ये वायसराय था, आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें मास्टरली इनएक्टिविटी, ये जो एसोसिएटेड था किससे था? जॉन लॉरेंस से था। ये चीज ध्यान रखना, मास्टरली इनएक्टिविटी किसका था? ये जॉन लॉरेंस का। तो ये चीज ध्यान रखना, जॉन लॉरेंस का। फिर अगर फर्स्ट सेंसस की बात करें, जो फर्स्ट सेंसस शुरू किया गया था लॉर्ड मायो के समय में, ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु वाज मर्डर्ड बाय ए कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वाइसरॉय जो कि इंडिया में मतलब कि मारा गया था, इंडिया में उसे मार दिया गया था, वो एक टूर पर गया था, घूमने गया था अंडमान निकोबार में, तो उसका क्या नाम था? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो से याद रखना, ये दो जगह एक ही लॉर्ड मायो है, जिसने क्या किया था? इसे मार भी दिया गया था इंडिया में, फर्स्ट वाइसरॉय ऐसा था। और लॉर्ड मायो को फर्स्ट सेंसस इसी के समय में, इसी के दौरान फर्स्ट सेंसस किया जाता था। जैसे आज हम सेंसस की बात करते हैं ना, जो 2011 में लास्ट सेंसस हमारा हुआ था, अभी होने वाला है कुछ दिन में, अब देख सकते हैं गवर्नमेंट अभी सेंसस लेकर आएगी। तो उस तरह से सेंसस जो शुरू मेनली किया गया था लॉर्ड मायो द्वारा शुरू किया गया था। फिर गवर्नर जनरल हु फॉलोड ए स्प्लिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान, ये लिटन था जिसने पॉलिसी लेकर आया था। द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड लिथिंथगो, सबसे ज्यादा जो अगर देखें तो लॉर्ड लिथिंथगो, लॉर्ड कर्जन, ये सेकंड टेन्यूर इसका था। सबसे फर्स्ट लॉर्ड लिथिंथगो, जिसने सबसे ज्यादा वाइसरॉय इंडिया में, इसने टेन्यूर सबसे ज्यादा ये अपने कार्यकाल में वाइसरॉय रहा, ये था लॉर्ड लिथिंथगो। फिर 1902 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स। तो 2 इंडियन मेंबर्स कौन था? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। इसको क्या किया था? जो यूनिवर्सिटी कमीशन था, जैसे आप यूजीसी की आज बात करते हैं, उस तरह से जो यूनिवर्सिटी खोला गया था, उस कमीशन में 2 इंडियंस को अपॉइंट किया गया था। तो ये इंडियंस का आपको नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, तो कॉर्प्स आप जानते हैं जो पूरा सेना का जो पूरा भर्ती कराया जाता है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सबसे पहले इंडिया में स्ट्रेंथन किया गया था, रखा गया था, बनाया गया था, जैसे आप पंचायती राज सिस्टम देखते हैं, म्यूनिसपैलिटी सिस्टम देखते हैं, वो सारा किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में। ये चीज ध्यान रखना। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था दोस्तों, ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? इसमें क्या था कि जैसे क्या होता था कि पहले जो जुडिशियल सिस्टम था, जो न्यायाधीश का जो पूरा सिस्टम था, जो पूरा मतलब जो कार्यालय था, उसमें क्या होता था कि जैसे जो अगर किसी इंग्लिश ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ब्रिटिश ने कोई क्राइम कर दिया, या उस पर कोई केस चलाना, तो केस चलाने के लिए आपको ब्रिटिश ही जुडिशियरी चाहिए, मतलब जज भी ब्रिटिश होना चाहिए। लेकिन जो इल्बर्ट बिल पास हुआ तो उसमें बताया गया कि नहीं,
कि अगर ब्रिटिश कोई क्राइम कर रहा है या किसी तरह का उसको ऊपर केस है, तो वो केस आपको इंडियन जज भी लड़ सकता है। तो ये था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। जो ब्रिटिश थे उसने कहा नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता है, इंडियंस उतने कैपेबल नहीं है कि वो हमारा केस लड़े, हमको वो मतलब क्या करे, हमारा केस लड़े। तो ये चीज इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी था, ये आगे लागू नहीं हुआ, लेकिन ये आपको क्या किया गया था, किसके कारण, तो ये चीज याद रखना, ये क्या था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on the Indian magistrates about the trial of the Europeans, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप जानते हैं जो फैक्ट्री जो ब्रिटिश द्वारा सेटअप किया गया था, जहां बहुत सारा सामान भी बनाया जाता था, एक स्टोरेज सिस्टम भी तरफ बना रखा जाता था उसमें, उसमें बच्चों और महिलाओं को भी क्या किया जाता था, एम्प्लॉय दिया जाता था, मतलब बच्चे भी को भी वो काम कर, जो चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, वो बाल मजदूरी करवाया जाता था, महिलाओं को से भी काम कराया जाता। और ये 5-6 घंटा नहीं कराया था, ये कितना देर करवाया जाता था, अगर देखें तो ये 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम कराया जाता। तो समझ सकते हैं क्या उस समय का मतलब सिस्टम रहा होगा, क्या उस समय का मतलब जो समय रहा होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो वो जो किया गया था वहां पर, तो उसको फिर से क्या किया, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट तो था नहीं, तो वो फैक्ट्री एक्ट लाया गया, वो किसके समय लाया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। तो इसे एक प्रोग्रेसिव मतलब बोला जाता है, वॉइसरॉय था यह, इसने क्या किया था, बहुत सारा इस तरह का एक्ट लाया था, जिससे क्या हो कि बहुत सुधार हो किसी भी, जैसे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हो गया, या अगर आप देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें इसके द्वारा किया गया था। फिर देखिए एनएम लोखंडे वाज ए पॉयनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट, इसने लेबर मूवमेंट शुरू किया था ब्रिटिश इंडिया में, एनएम लोखंडे, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने बात किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर ही बोला जाता है, इनको पिता बोला जाता है, फादर बोला जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। तो ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वन लाइनर स्टेटमेंट टाइप से। तो ये सब बीपीएससी में पीटी में ही पूछा गया है दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। फिर अगर देखें यहाँ लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या किया था, अवध को एनेक्स किया था। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ये भी जानते हैं। लॉर्ड रिपन हमने देखा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इसने शुरू किया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का डिवीजन जब हुआ था 1905 में, हम बात करेंगे आगे, इस समय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, इसे हैंडल किया था। लॉर्ड कर्जन उस समय का वहाँ गवर्नर जनरल था। फिर यहाँ देखें लॉर्ड क्लाइव क्या था, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल शुरू किया था। चार्ल्स मेटकैफे ने क्या किया था, जो प्रेस रेस्ट्रिक्शन था, आप जानते हैं कि प्रेस में रेस्ट्रिक्शन यह था कि मतलब कि अगर पेपर आप छाप रहे हैं, जैसे पेपर प्रिंट कर रहे हैं, तो आज के समय आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ, कुछ सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश के अंग्रेज के समय यह चीज़ नहीं था दोस्तों। उसमें अगर खिलाफ आप जाते हैं, किसी तरह का खिलाफ का प्रकाशन करते हैं, कोई चीज़ें लिखते हैं पेपर में, अगर न्यूज़पेपर में, तो आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट करवा लिया जाएगा, आपका पूरा जो जितना भी आपका चीज़ें है जिससे आप प्रिंट करते हैं, वो सारा फैक्ट्री आपका क्या किया, सीज कर लिया जाएगा। तो ये सिस्टम था जिसके द्वारा लॉर्ड मेटकाफे के द्वारा वो चीज़ खत्म करवाया गया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये स्लाइड आप देख सकते हैं। तो हमने आज जो चर्चा किया यहाँ पर दोस्तों, वो किया है मेनली किसके बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, जिसमें कुछ और स्लाइड्स हैं जो हम लोग आगे के कुछ क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा फिर लेक्चर के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है, आपको रटना ज़्यादा होता है। कहानी अगर समझाने लगे तो फिर वो 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर हो जाएगा। कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सब जानते हैं हिस्ट्री का कहानी क्या है, वो सब आप सुने हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो तथ्य है, वो चीज़ याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो पूरा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 पर अवेलेबल है, जहाँ पर यूट्यूब चैनल भी है, ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह जो ऑफलाइन सेंटर भी है आपको रिमझिम रोड में, जो बिगना पहाड़ी रोड में आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोनों माध्यम में, चाहे हिंदी माध्यम हो, अंग्रेजी माध्यम हो, दोनों में यहाँ पर आपको सारे बैच पढ़ाए जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये सारे एग्जाम्स आपको तैयारी करवाया जाता है। तो आप जुड़े यहाँ पर हमारे साथ, और मतलब इस जो पूरे कोर्स का आप लाभ लें। तो ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट करें। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।